अच्छा, इसके अंदर आने के लिए ऑलमोस्ट ये एक सीट इधर आगे ले आए, ये कौन सा बेचनी है जगह? अच्छा, इधर कैमरा रखना है, तो वो फिर कैसे नजर आएगा? चलो आप दोनों आगे आ जाए, अगली सीट खाली है। आप दोनों आगे आ जाए, अगली सीटें खाली। बल्कि इससे भी आ गया, आपके पास आ रहा है भी, किसी ने खाली है, ये सारी सीटें अगली खाली है, आगे आ जाए। अगली सीटों को पहले फिल किया करें। अच्छा, इनकम फ्रॉम सैलरी का आज का हमारा टॉपिक है। इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस हेड में इनकम को क्लासिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन हो। ठीक है, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन हो। एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉई को पैसे दे एम्प्लॉयमेंट के इवज़। ठीक है, एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉई को पैसे दे एम्प्लॉयमेंट के इवज़। वो जो पैसे देगा वो क्लासिफाई होंगे किसमें? इनकम फ्रॉम सैलरी में। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन क्या रिलेशन होता है? जिस तरह नॉर्मल लैंग्वेज में आका गुलाम का, ठीक है, और मालिक नौकर का, सही है, अच्छे अल्फाजों में सही है। जो एम्प्लॉयर है वो मालिक है, एम्प्लॉय जो है वो नौकर है, मुलाजम है, काम करने वाला है। ठीक है, एम्प्लॉयर जो है वो आका है और एम्प्लॉय जो है वो गुलाम है। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन होगा। ये रिलेशन होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर पे डिपेंडेंट होगा। जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर पे डिपेंडेंट होगा, उसका मोहताज होगा। ठीक है, उसकी दी गई इंस्ट्रक्शंस को पूरे तौर पे फॉलो करेगा और उस पर अमल करेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन जिन दोनों के दरमियान होगा, किस लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो वहाँ से आने वाला जो पैसा है एम्प्लॉई के लिए, वो कहाँ क्लासिफाई होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, इसकी एग्जांपल इस तरह से भी है कि अगर जिस तरह ये इंस्टीट्यूट है हमारा स्कैन इंस्टीट्यूट, यहाँ पे अगर आप देखें तो दो तरह के टीचर्स आ रहे हैं। एक परमानेंट फैकल्टी आती है, ठीक है, एक है विजिटिंग फैकल्टी। परमानेंट फैकल्टी जो सुबह से लेके शाम तक यहाँ पे रहते हैं, या 3-4 व्हाटएवर द टाइमिंग्स आर, और वो स्कैन्स की जो भी टाइमिंग्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करने के मोहताज हैं। ठीक है, जिस तरह बाकी टीचर्स हैं यहाँ पे। और एक यहाँ पे विजिटिंग फैकल्टी आ रही है, जिस तरह मेरी तरह के टीचर्स आ रहे हैं। तो हम लोग इनकी उस तरह से उन टाइमिंग्स को कि हमने सुबह 8 बजे आना है, शाम 5 बजे जाना है, इस तरह से इन चीज़ों को हम लोग
फॉलो करने का जो पर विजिटिंग फैकल्टी होता है वो मोहताज नहीं होता। तो अब जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन है ये किसके दरमियान है? परमानेंट फैकल्टी और स्कैंस का, या विजिटिंग फैकल्टी और स्कैंस का? हाँ, दोनों का कैसे होगा? सैलरी कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं? मैं यही तो बता रहा हूं आपको कि सैलरी को क्लासिफाई करने के लिए आपका ये वाला रिलेशन होना जरूरी है, उसकी आपके ऊपर डिपेंडेंसी होना जरूरी है। जो विजिटिंग फैकल्टी है दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्कैंस। हमारे लिए, या हमारा कहने का मतलब ये है कि विजिटिंग फैकल्टी जो है दैट इज नॉट बाउंड कि वो सुबह आए और शाम तक यहाँ पे बैठे, ठीक है? जो इंस्ट्रक्शंस वो दे रहे हैं, जो टाइमिंग्स वो फॉलो कर रहे हैं, वो विजिटिंग फैकल्टी के लिए ज़रूरी नहीं होता, परमानेंट ने उसको फॉलो करना है। तो इस वजह से जो पैसे परमानेंट को मिलेंगे वो फॉलो अप्लाई होंगे सैलरी के अंदर। जो पैसे आपके विजिटिंग को मिलेंगे वो सैलरी के अंदर क्लासिफाई नहीं हो सकते, क्योंकि इनका आपस में डिपेंडेंसी का भी रिलेशन नहीं है। इनकम मिल रही है, इनकम सैलरी नहीं मिल रही, पैसे आ रहे हैं। क्या वो पैसे सैलरी है कि नहीं ये सोचना है। पैसे आ रहे हैं, इनकम आ रही है, लेकिन वो इनकम सैलरी है कि नहीं ये सोचना है। पॉइंट इज दिस, ये ना सोचे कि जी पैसे आ रहे हैं, पैसे तो आ रहे हैं, इसको तो नहीं कोई कहता कि नहीं पैसे आ रहे हैं, उसको क्लासिफाई कहाँ करना है, दिस इज द पॉइंट। उसको क्लासिफाई करने के लिए एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन होना जरूरी है, कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉई को पैसे दे रहा है ऑन द बेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट के लिए ये जरूरी होता है कि आपका जो एम्प्लॉई है वो एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी और बड़ी, ये अगर इस एग्जांपल से आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक और बड़ी कॉमन सी एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने कोई किसी भी कंपनी के अंदर कोई वो बंदा हायर कर ले जो उनके बिजली के काम करता हो, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई मैकेनिक हायर करके, इलेक्ट्रिशियन हायर करके रखा हुआ है कंपनी ने। अब वो इलेक्ट्रिशियन 1 माह की फिक्स्ड सैलरी ले रहा है, ठीक है? वो सुबह 8 से लेके शाम 6 बजे तक उस कंपनी में काम करेगा, ठीक है? और एक फिक्स्ड 50,000 हर मंथ लेगा। उतनी ही छुट्टियां करेगा जितनी छुट्टियां उस कंपनी ने उसे अलाउ की हैं। अगर उससे ज्यादा छुट्टियां कर लेगा तो कंपनी उसके पैसे जो उसे इनकम दे रही है उसमें से पैसे काट लेंगे, ठीक है? 1 से 2 का लंच का टाइम है तो वो लंच भी उसी टाइम पे करने जाएगा। तो वो टोटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। फिर वो काम ज्यादा करे कम करे उसे पैसे कितने मिलने हैं? वही 50,000 जो महीने का मिलना है। मीनवाइल उस कंपनी के अंदर कोई मेजर ब्रेकआउट हो गया बिजली का जो उस इलेक्ट्रिशियन से हल नहीं हो रहा, तो वो कंपनियां करेगी कि बाहर से किसी को हायर करेगी कि यार ये हमारा बिजली का मसला हल करा दो। अब बाहर से जिसको हायर करेंगे वो कहेगा ठीक है मैं हल कर दूंगा, लेकिन मैं आपको हर घंटे का चार्ज करूंगा। आपका काम 4 घंटे का है, इन 4 घंटे का 1 घंटे का 10,000 चार्ज करूंगा, टोटल 40,000 चार्ज करूंगा। अब इन दोनों का रिलेशन फर्क नहीं हो गया? फर्क हुआ कि नहीं हुआ? अब जब वो बाहर से सर्विसेज ले रहा है तो वो उसको घंटे के लिहाज से हर घंटे का 10,000 टोटल 40,000 पे करेगा। वो अपनी मर्जी से आएगा, 4 घंटों में अपनी मर्जी से काम करेगा। उसको ये नहीं कि भी मैंने खाना खाने जाना, जब मर्जी जाए उसने 4 घंटे पूरे करने। उसको ये नहीं कि जी मैंने सुबह 8 बजे एग्जैक्ट आगे काम शुरू करना है, वो 10 बजे आगे काम स्टार्ट कर रहे। तो क्या वो डिपेंडेंट है उस कंपनी के ऊपर? अब कंपनी जो उस बंदे को पैसे दे रही है बाहर से सर्विस कराने की, इनकम तो आ रही है उसे, लेकिन क्या उसकी वो सैलरी है? वो अपनी सर्विसेज के पैसे ले रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट के पैसे नहीं ले रहा। हालांकि जो उस कंपनी के अंदर इलेक्ट्रिशियन हायर किया गया है वो
एम्प्लॉयमेंट के पैसे ले रहा है। तो जो एम्प्लॉयमेंट के पैसे लेगा, जो आका गुलाम का रिलेशन होगा, जो मालिक नौकर का रिलेशन होगा, वो किसके साथ है? उसके साथ है जो परमानेंटली हायर किया हुआ। समझ लगी बात की अब? ठीक है। इसी तरह एक और मिसाल ले लें आप। अक्सर कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने अपने पास हार्डवेयर, कंप्यूटर, आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रखे होते हैं। ठीक है। उनका क्या काम होता है कि यार पूरी कंपनी के अंदर, बड़ी कंपनीज हैं, उनके अंदर यार किसी को भी आईटी से रिलेटेड लैपटॉप का प्रॉब्लम आया, तो वो जो नीचे एक कमरे के अंदर बंदा बिठाया हुआ है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को जानता है, उससे ठीक कराना है। अब उस बंदे का क्या काम है? उस बंदे को सैलरी पे रखा है, इनकम पे रखा है, पूरे महीने के लिए रखा है, सुबह 8 से लेके शाम 5 बजे तक के लिए रखा है, और उसके अगेंस्ट उसे लाख रुपया महीने का मिल रहा है। उसका काम क्या है कि कंपनी में कहीं पे भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से रिलेटेड कंप्यूटर का मसला आया तो वो क्या करके देगा? हल करेगा। अब वो मसला आए या ना आए, मसला आए या ना आए, उसे तो महीने का लाख रुपया मिल जाना है। और कई दफा इतना मसला आए कि वो 8 बजे से भी शाम 5 बजे से ज्यादा ही बैठ के काम कर रहा है, तो उसको तो लाख रुपया ही जो फिक्स उसकी इनकम है, तो उसको तो वो मिलनी है। मीनवाइल उसके पास अगर वर्कलोड बढ़ जाए, ठीक है, और कंपनी के पीछे जो लोग हैं वो काम इस वजह से नहीं कर पा रहे क्योंकि जो एग्जिस्टिंग बंदा है उसके पास वर्कलोड बढ़ गया है और अभी और भी काम सही करवाने वाला है, और भी कंप्यूटर सही कराने हैं, तो क्या कहते हैं यार लाहौर के अंदर फीस सेंटर है, वहां से कोई बंदा हायर कर लो जो इसके साथ अटैच हो जाए और डेली के 3 घंटे इसको दिया करे। अब वो जो बंदा लाहौर से हायर किया जाएगा, या वो इधर आए, या फिर जो एक्स्ट्रा कंप्यूटर यहाँ पे नहीं ठीक हो रहे उन्हें उठा के लाहौर में भेज दिया जाए फीस सेंटर में सही होने के, और वो बंदा जो पैसे चार्ज करेगा, इनकम तो आ रही है लेकिन क्या वो सैलरी होगी उसकी? नहीं ना होगी, क्योंकि उसका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बन रही वहां पे। एम्प्लॉयमेंट इज दी डिपेंडेंसी। अब उस एग्जाम्पल को जो पहले दी थी, एक परमानेंट फैकल्टी और एक विजिटिंग फैकल्टी के नाम से के रिलेशन से देखें, अब शायद आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ लग जाए। क्योंकि विजिटिंग फैकल्टी जो होती है दैट इज नॉट डिपेंडेंट, ठीक है, उसने एक घंटा अपना पढ़ाना है, भाई पढ़ा के मैं जा रहा हूँ, दैट्स ऑल, या 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा के मैं जा रहा हूँ। डिपेंडेंसी नहीं है कि मैं शाम तक यहाँ भी बैठूंगा, वो विजिटिंग का जो भी टीचर होगा पर आवर अपना चार्ज करेगा, भाई बस ठीक है, दैट्स ऑल। लेकिन टाइम तो फिक्स्ड है। टाइम किस सेंस में फिक्स है? किस टाइम आना है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है। वो टाइम सुबह का हो सकता है, शाम का हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आएगा तो पैसे मिलेंगे, नहीं आएगा तो नहीं मिलेंगे। जो स्कैन्स के या जो इंस्टीट्यूशन के रूल्स हैं उनको फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। काम होगा, ऐसा नहीं है कि जी काम नहीं है तो तब भी पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। काम ज्यादा है तो तब भी उतने ही पैसे मिल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। आएगा पैसे मिलेंगे, नहीं आएगा पैसे नहीं मिलेंगे, सही है। सुबह 8 बजे आना भी जरूरी नहीं है, 10 बजे भी आ सकता है, 11 बजे भी आ सकता है, जहां पे सेटअप होगा। तो जो विजिटिंग फैकल्टी है, जो परमानेंट फैकल्टी है, उसमें भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन बिल्टअप नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता। तो इस चीज को जहन में रखना है कि इनकम फ्रॉम सैलरी को, पैसों को सैलरी में जो क्लासिफाई करना है वो तब ही करना है, उसी सूरत में करना है अगर एम्प्लॉयमेंट हो, जब आका गुलाम का, नौकर मालिक का, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन एग्जिस्ट करे, दैट विल बी क्लासिफाइड इन सैलरी। सर इसका मतलब ये है कि जो विजिटिंग फैकल्टी है विल आल्सो बिकम अ पार्शियल एम्प्लॉयर। नहीं, एम्प्लॉयर वाला तो काम ही नहीं है उसके अंदर, एम्प्लॉय वाला नहीं, पार्शियल एम्प्लॉयर किस सेंस में? पार्शियल एम्प्लॉयर के सेंस में कि अगर वो एम्प्लॉय नहीं है, मींस कि आप कह रहे हैं कि ना तो वो टाइम डिपेंडेंट की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ठीक है, उसको इंडिपेंडेंसी मिली हुई है एज अ परमानेंट जो फैकल्टी हमने रखी हुई है,
तो अगर वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं जा रहा तो वो एम्प्लॉयर भी नहीं है, तो क्या भी उसको हम पार्शियल एम्प्लॉयर कहें? नहीं, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नॉट आवर क्वेश्चन हियर। द क्वेश्चन इज दिस, दैट विल नॉट बी क्लासिफाइड इन इनकम फ्रॉम सैलरी। वो बंदे की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी हो सकती है, ठीक है। जो परमानेंट विजिटिंग फैकल्टी का पर्सन आएगा उसको जनरेट होने वाली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी हो सकती है। ही कैन नॉट बी एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉयर हो ही नहीं सकता, ठीक है। हमारे साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, उसका कोई इस तरह से आपका कोई रिलेशन नहीं आएगा। जस्ट जो होगा स्कैन या कोई और इंस्टीट्यूशन उन्हें पे कर रहा है और वो उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जनरेट हो जाएगी, सिंपल एज दैट। इट इज जस्ट लाइक जो इंस्टीट्यूट है वो सर्विसेज को हायर कर रहा है बाहर से। जिस तरह के केस में आपने एक इलेक्ट्रिशियन के केस में बाहर से सर्विस को हायर किया, एक सॉफ्टवेयर या डेवलपर हार्डवेयर की सोल्यूशन के केस में आपने बाहर से सर्विसेज को हायर किया, ठीक है। तो वो जो है उसी तरह ही है, एक आपने किसी विजिटिंग फैकल्टी की जो सर्विसेज है उसको हायर किया आउटसाइड, ठीक है। तो दैट इज नॉट आप उसकी जॉब या सैलरी में क्लासिफाई नहीं होगा जी। जो मंथली सैलरी के अलावा जो उसको पे करेंगे तो वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी में है। अभी स्कोप में पढ़ेंगे क्या कुछ आएगा। अभी मैं आपको इन तीनों की डेफिनेशन बताऊंगा ना, तो ये एम्प्लॉयमेंट की जब डेफिनेशन हम पढ़ेंगे इसमें और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एम्प्लॉयमेंट में क्या कुछ आता है। ये इसकी खोल लें डेफिनेशंस अपने बुक के अंदर। पानी जी, हाँ जी। पेज नंबर 40। एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ें। एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स, एम्प्लॉयमेंट में क्या कुछ आता है। डायरेक्टरशिप, डायरेक्टरशिप जो डायरेक्टर्स हैं उन्हें कहते हैं, और एनी अदर ऑफिस इन्वॉल्व्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ऑफिस से मुराद डेजिग्नेशन, ठीक है। एक कोई डायरेक्टर्स भी इस तरह के होते हैं, कुछ होते हैं पेड एम्प्लॉय डायरेक्टर्स और कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो ऑनर्स होते हैं। तो यहाँ पे जिन डायरेक्टर्स की बात कर रहा है वो एम्प्लॉय डायरेक्टर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टर्स आ गए, और एनी अदर ऑफिस, कोई और ऑफिस से मुराद डेजिग्नेशन या फिर कोई और डेजिग्नेशन इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज, कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, वो भी पेज नंबर 41 में एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन पे। A directorship or any other office involved in the management of the company, तो ये किस में फॉल करेगा, एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है। A position entitling the holder to a fixed or ascertainable remuneration, कोई ऐसी पोजीशन, कोई ऐसा डेजिग्नेशन जिसकी बेस पे उस पर्सन को फिक्स्ड रेम्यूनरेशन मिले, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट मिले, ठीक है। और असर्टेनेबल, असर्टेनेबल से क्या मतलब है, जिसका अंदाजा लगाया जा सके। ये कौन सी हो सकती है, इसमें क्या आएगा, नहीं बोनस ओवर टाइम नहीं, इसमें आएंगे बेसिकली ये कमीशन होता है, ठीक है। जो सेल्स टीम होती है, अक्सर जो सेल्स के लोग होते हैं उनको फिक्स्ड नहीं देते, उनसे कहते हैं जितने आप चीजें बेचोगे उसके ऊपर आपको इतना कमीशन मिल जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ना उनका, ठीक है। तो ये असर्टेनेबल आ जाता है कमीशन बेस्ड इनकम, सही है। फिक्स तो आ जाता है, आपको बंदा कह सकता है कि जी मैंने सेल का पर्सन रखा है, वो हमारे साथ ही है, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है, लेकिन हम उसे फिक्स तो पैसे नहीं देते। तो इस चीज को खत्म करने के लिए लॉ ने कहा अगर आप उसे असर्टेनेबल अमाउंट भी दे रहे हैं तो फिर भी वो एम्प्लॉयमेंट है।
असर्टेनेबल से मुराद क्या है, जो कमीशन बेस्ड जॉब्स लोग कर रहे होते हैं, सही है कि जी आपने अगर महीने के अंदर 400 आइटम बेच दिया तो उसके ऊपर 10% कमीशन आपका, तो कभी आपने 110 बेच देंगे, कभी 150 बेच देंगे, तो जितना बेचेंगे उसके ऊपर उतना कमीशन आपका, तो दैट इज असर्टेनेबल। और द होल्डिंग और एक्टिंग इन एनी पब्लिक ऑफिस, ये पब्लिक ऑफिस से मुराद ये जितने भी इस लाइन के अंदर वो सारे MPAs MNAs वो इसके अंदर फॉल कर देते हैं, ठीक है, जो पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, मिनिस्टर्स हो गए, आपके प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर हो गए, और अदर कोई भी सेक्रेटेरिएट ऑफिस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो हो गए, तो वो भी इसमें फॉल कर जाते हैं। तो अब आप अगर देखें तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या चीज़ आ रही है, ऐसे लोग जो कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो, ठीक है, सबसे पहली बात, और ऐसे लोग जिनको फिक्स या असर्टेनेबल इंफॉर्मेशन जो अमाउंट हर महीने मिलती रहे, वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। तो ये एग्जिस्ट करेगी तो फिर वो सैलरी के अंदर फॉल करेगा, ठीक है। एम्प्लॉय कौन है? एम्प्लॉय मींस एनी इंडिविजुअल एंगेज्ड इन, ऐसा इंडिविजुअल जो किसमें एंगेज्ड है? एम्प्लॉयमेंट में एंगेज्ड है। एम्प्लॉयर मींस एनी पर्सन हु एंगेजेस एंड रेम्यूनरेट्स एन एम्प्लॉयर, ऐसा पर्सन जो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट में एंगेज करे और पैसे दे, रेम्यूनरेट करे, ठीक है। तो बेसिक इज दिस एम्प्लॉयमेंट, इफ द एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट then employee and employer relation exist, and if this exists then we will classify it as salary, ठीक है। अब जो मैंने आपको 3-4 एग्जांपल्स दी थी, अगर आप उसको एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में डालें, ठीक है, जो इलेक्ट्रीशियन बाहर से हायर किया था, क्या वो कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व था? नहीं इन्वॉल्व था। जो कंप्यूटर्स हमने किसी फीस सेंटर में दे के सही कराए थे, क्या वो कंपनी की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व था? नहीं था। जो विजिटिंग फैकल्टी में टीचर आता है पढ़ाने, क्या वो उस इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है? नहीं होता, ठीक है। तो ये चीजें जो होती हैं, ये चीजें इस तरह से इस पे आती हैं। तो बहरहाल असर्टेनेबल का मतलब होता है कि कुछ जगहों पे जो सेल्स के पर्सन होते हैं उनको फिक्स्ड सैलरी नहीं दी जाती, ठीक है। ये कि जी आपको महीने का 50,000 ही देंगे, ऐसा नहीं होता। तो जो सेल्स के लोग होते हैं वो कमीशन बेस्ड जॉब कर रहे होते हैं, उसमें क्या होता है, उसके साथ वो तय कर लेते हैं, मुख्तलिफ मॉडल चलते हैं, वो ये भी तय कर लेते हैं कि आपको महीने का 20,000 प्लस जितने आइटम्स आपने बेचे उनके ऊपर 15% कमीशन देंगे, ठीक है। तो अब वो बिकेंगे तो पता चलेगा ना कि 15% कमीशन कितना बनता है, तो ये असर्टेनेबल की नाम में आता है, उसके जिम्मे में आता है, ठीक है। फिक्स्ड का तो मतलब है कि हर महीने 50,000 दे रहे हो, फिक्स्ड है। लेकिन इस तरह फिर कुछ लोग करते थे कि यार हमने तो ऐसे लोग हायर किए जिन्हें हम फिक्स्ड पेमेंट ही नहीं दे रहे, तो क्या वो हमारे एम्प्लॉय नहीं होंगे? तो टैक्स ने कहा नहीं भाई, अगर आप उन्हें असर्टेनेबल अमाउंट ऑफ मनी दे रहे हैं तो फिर भी वो आपके एम्प्लॉय ही है, उनको इनकम फ्रॉम सैलरी में ही क्लासिफाई करें। जी क्लियर हुआ कुछ कि नहीं? चले आगे। अब ये तो बहस इस चीज पे थी कि इसमें क्लासिफाई किसे करना है, इसमें क्लासिफाई किसे करना है, सैलरी में चीजें आएंगी कौन सी। जिस तरह हर हेड का हमने पढ़ा था ना कि फलाने हेड में क्या चीज आती है, फलाने में क्या आती है, तो सैलरी में अमाउंट आती कौन सी। अच्छा अब आए स्कोप के ऊपर, इससे ऊपर हम एक इससे ऊपर है पेज नंबर 40 पे, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ सैलरी। हम हर हेड के स्टार्ट होने पे एक चीज पढ़ते थे, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, याद है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चार्जिंग कब होती है? अक्रूवल बेसिस के ऊपर, ठीक है। अदर सोर्स में कब थी? और कैपिटल गेन में अर्न बेसिस, अक्रूव बेसिस के ऊपर ही।
सैलरी में भी जो टैक्स लगेगा, जो हम बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी लेंगे, दैट विल बी ऑन रिसीट बेसिस, रिसीट बेसिस। जब पैसे रिसीव होंगे तब उन पे टैक्स लगेगा। इसको थोड़ा सा मैं मजीद एलैबोरेट करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी रिसीट बेसिस लिख लें आप लोग कि जब पैसे रिसीव होंगे ठीक है। अभी आगे चलते हैं इसके। अच्छा चले इसको मैं बता ही देता हूं इससे क्या मतलब है रिसीट बेसिस से। इसको थोड़ा थोड़ा समझिएगा कि टैक्स ईयर 20 है और ये टैक्स ईयर 21 है। एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉई है, उसकी समझे जी 2 लाख रुपया सैलरी है पर मंथ, ठीक है। तो टैक्स ईयर 2020 में एम्प्लॉयर के कुछ क्राइसिस चल रहे थे, तो उसने एम्प्लॉई से कहा कि यार तुम ना 10 माह की सैलरी मेरे से ले लो, अभी मेरे आखिरी 2 महीनों में कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, तो फिलहाल मैं तुम्हें वो सैलरी नहीं दे रहा, तो जस्ट मैंने तुम्हें 10 माह की सैलरी ही देनी है, ठीक है। तो 2020 में उससे एम्प्लॉई को कितने पैसे मिले होंगे? 2 लाख के लिहाज से 20 लाख, ठीक है। तो यहां पे उसने अर्न किया 2 मिलियन। अर्न तो नहीं किया, उसे मिला, ठीक है। रिसीट किया उसने 10 मंथ्स का। 2021 में जाके उसका कैश फ्लो बेहतर हो गया, तो उसने कहा साल के एंड तक उसने उसको इस साल के भी पूरे पैसे दे दिए और पिछले साल के 2 माह के भी पैसे दे दिए। तो 21 में कितने पैसे मिल गए उसे? 26 लाख। 12 मंथ्स प्लस 2 मंथ्स प्रीवियस 28। 12 माह के ये और पिछले माह के 2 महीनों के। अब रिसीट बेसिस का मतलब क्या हुआ कि जिस साल जितने पैसे मिले हैं उन पे टैक्स लगेगा। तो 2020 में कितनों पे टैक्स लगेगा? 20 लाख। और 2021 में कितनों पे टैक्स लगेगा? 28। हालांकि इसमें जो 4 लाख है वो कौन सा शामिल है? लेकिन टैक्स वो कब जाके लग रहा है? तो इसका मतलब है रिसीट बेसिस। इट्स अ जनरल रूल, इसकी एक्सेप्शन पढ़ेंगे जाके। ये जनरल रूल है कि हमने इनकम फ्रॉम सैलरी में जो टैक्स लगाना है वो किस बेसिस पे लगाना है? रिसीट बेसिस पे। जब पैसे जितने पैसे जिस साल में मिले हैं उतने पे टैक्स लगेगा, ठीक है। तो रिसीट बेसिस से ये मुराद है। क्लियर है जी? ये जनरल रूल है, इसको हम करेंगे मजीद जाके आगे डिस्कस भी करेंगे और इसमें कुछ एक्सेप्शंस को भी देखेंगे। चलें जी, स्कोप डेफिनेशन एंड स्कोप डेफिनेशंस पढ़ ली है। स्कोप के ऊपर चलते हैं कि सैलरी में आता क्या क्या है, ठीक है। सैलरी में आता